आज की डेट में इंडियन मार्केट्स को मूव कराने वाली 5 पावरफुल फोर्सेस कौन सी हैं? तो वो है आरबीआई का मार्केट्स में 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन। दूसरा मेजर फोर्स है ग्लोबल ऑयल शॉक। तीसरा है गोल्ड और सिल्वर का क्रैश। और चौथा है इन्फ्लेशन। और सबसे आखिरी और लेटेस्ट डेवलपमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज की $300 बिलियन की मेगा डील। अब देखना यह है कि इन सारे फोर्सेस का इंडियन मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कौन से सेक्टर्स खास करके इस वजह से अफेक्ट होने वाले हैं। वीडियो के एंड में एक ऐसी न्यूज़ है जो बैंकिंग और स्टॉक मार्केट दोनों को इम्पैक्ट कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट्स में 50,000 करोड़ इंजेक्ट किए हैं। ये पैसा OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू डाला गया है। इसको सीधी सी भाषा में समझे तो आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे और बैंक्स को कैश दे दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आरबीआई को इतना सारा पैसा सिस्टम में डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है मार्च एंडिंग। इंडिया में मार्च के टाइम पर एडवांस टैक्स पेमेंट्स, जीएसटी पेमेंट्स, कॉरपोरेट सेटलमेंट्स, इन सब की वजह से बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी ड्रेन हो जाती है। अगर आरबीआई इंटरवीन ना करे तो क्या होगा? तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, बॉन्ड यील्ड स्पाइक करेंगे, स्टॉक मार्केट में भी प्रेशर आ सकता है। इसीलिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी कुशन दे दिया। इसमें इन्वेस्टर के लिए एक सिग्नल ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अच्छे करने के चांसेस है, क्योंकि लोन्स की ग्रोथ रेट स्टेबल होगी। लेकिन स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब प्रॉब्लम आती है ग्लोबल साइड से। मिडिल ईस्ट टेंशन्स की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप कर रहे हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इंडिया के लिए ऑयल का मतलब है इंपोर्ट बिल का बढ़ना। इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। अब अगर क्रूड $10 से भी बढ़ता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल 1 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पर, मतलब महंगाई बढ़ेगी। रुपया आप जानते ही है कि डॉलर की तुलना में नीचे गिरता जा रहा है। अगर और ऑयल के प्राइसेस घटते हैं तो $95 रुपीज़ तक भी जो है वो डॉलर जा सकता है। इससे फिस्कल डेफिसिट भी रहेगा और इसी वजह से इंडियन बॉन्ड मार्केट में सेलिंग जो है वो प्रेशर में आ गया है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। मार्केट को लग रहा है कि आरबीआई 10 साल के लिए बॉन्ड यील्ड को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक क्वाइटली मार्केट्स को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन क्या आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी है? ऑयल का रेट्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, फिर भी इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो स्टेबल है। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे है फ्यूल प्राइस की स्ट्रेटेजी। इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो अनचेंज्ड रखे गए हैं। इसका मतलब क्या है? या तो गवर्नमेंट टैक्स को एडजस्ट करेगी या फिर ऑयल कंपनीज जो है वो अपना मार्जिन जो है वो सैक्रिफाइस कर देगी टेम्पोररी रूप से। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर इम्पैक्ट है। अगर क्रूड और बढ़ता है तो प्रेशर आ सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, एविएशन सेक्टर पर, पेंट कंपनीज पर, केमिकल कंपनीज पर। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये मैक्रो रिस्क इंडिकेटर है। अब चलते हैं कमोडिटीज़ पर। ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस 2% गिर गए हैं और इंडिया में गोल्ड के प्राइस में भी शार्प करेक्शन आया। नॉर्मली क्राइसिस में गोल्ड बढ़ता है, लेकिन इस बार गोल्ड क्यों गिरा? तो इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो कमोडिटीज़ यूजुअली वीक हो जाती है और इसीलिए गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी है। गोल्ड के गिरने का मतलब है
इंडिया में ज्वेलरी की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। गोल्ड ही नहीं, सिल्वर तो और ज़्यादा क्रैश हुआ। सिल्वर 3.3% तक गिर गया। अब सिल्वर इंटरेस्टिंग मेटल है क्योंकि ये सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सिल्वर का यूज़ तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ में होता है। सोलर पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ईवी कंपोनेंट्स हो गए। तो सिल्वर क्रैश एक सिग्नल भी हो सकता है कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड स्लो हो रही है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर कमोडिटीज़ गिर रही है और इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है तो आरबीआई का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की इन्फ्लेशन Q4 में 3% तक आ सकती है। अगर ये ट्रू होता है तो ये आरबीआई टारगेट से भी नीचे है। और इसका बिगेस्ट इम्प्लीकेशन क्या है? तो वो है इंटरेस्ट रेट कट्स। अगर रेट कट्स आते हैं तो यूजुअली रैली आती है। वो रैली कहाँ आती है? वो आती है बैंकिंग स्टॉक्स में, रियल एस्टेट स्टॉक्स में और ऑटो स्टॉक्स में। लेकिन अभी और एक बड़ी स्टोरी बाकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिपोर्टेडली इन्वॉल्व है $300 बिलियन की रिफाइनरी प्रोजेक्ट में जो टेक्सास में है। $300 बिलियन का मतलब है 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्केल। अगर ये प्रोजेक्ट रियलिटी बन जाता है तो ये ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो सकता है। और इसका स्ट्रैटेजिक मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब है कि रिलायंस जो है वो स्लोली ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक इंडियन कंपनी से ग्लोबल एनर्जी जायंट की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनप्पुरम फाइनेंस पर पेनल्टी लगाई है। और रेगुलेटर ये क्यों लगाई गई है? तो ये लगाई है रेगुलेटरी लैप्सेस के लिए। ये अमाउंट तो वैसे छोटा सा है पर इसके पीछे जो मैसेज है वो काफ़ी बड़ा है। आरबीआई एनबीएफसी सेक्टर पर काफ़ी स्ट्रिक्ट ओवरसाइट मेंटेन कर रही है। तो अगर इन सारी न्यूज़ को कंबाइन करें तो इंडियन मार्केट पर 4 मेजर फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक है आरबीआई का लिक्विडिटी सपोर्ट, सेकंड है ऑयल प्राइस का रिस्क, थर्ड है कमोडिटी की वोलेटिलिटी मतलब गोल्ड सिल्वर इनकी, और है इन्फ्लेशन की कूलिंग। और इसी वजह से मार्केट एक इंटरेस्टिंग क्रॉस रोड्स पर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मंडे को मार्केट क्या करेगा। एक चांसेस तो ये है कि लिक्विडिटी और लो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगा। दूसरा ये है कि ऑयल शॉक और बढ़ेगा और मार्केट और करेक्ट कर जाएगा। इसलिए अगले वीक ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और बॉन्ड यील्ड सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स होंगे। अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि मार्केट इस मंडे को क्या करने वाला है, आपको लगता है। और अगर आपको डेली बिजनेस न्यूज़ चाहिए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।